थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.2। इसमें अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया दर्ज झेल में पी की कीमत मालूम कीजिए। यानी आपने पहले क्वेश्चंस किए होंगे एक्स वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अपनी पी की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखा जाए, फर्स्ट है 2/5 p/20। इसको बेशक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लें। इसमें ये होगा कि आमने सामने वैल्यूज जो होंगी, रकमें जो होंगी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ज़रब खाएंगी। इस तरह 5p और इस तरफ से 20 और 2। लेकिन इसको अगर आप इस मेथड से कर लें कि p के साथ जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इक्वल साइड के दूसरी तरफ जाएंगी। अगर तकसीम होगी तो दूसरी तरफ जाके ज़रब, अगर ज़रब होगी तो दूसरी तरफ तकसीम, अगर जमा है तो माइनस, माइनस है तो जमा, यानी ऑपोजिट यहाँ पे अलामत होगी। तो यहाँ पे अगर p को देखा जाए, p इस तरफ डिवाइड की शक्ल में है, दूसरी तरफ जाके ये ज़रब खाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद अगर यहाँ पे कोई वैल्यूज कट हो रही है उनको कट कर देंगे, कहीं पे ज़रब हो रही है, तकसीम होगी, तकसीम वगैरह करने के बाद इसका आंसर आप लिखेंगे। तो 5 4 बार 20, तो 2 ज़रब 4 बच रही हैं वैल्यूज, तो 2 4 8, p की वैल्यू 8 जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे तनासबों में दिए गए तनासबों में x की कीमत मालूम कीजिए। यानी आपने x की कीमत मालूम करनी है और तनासब दिया है। ये जो डॉट है ये तनासब या रेशो को ज़ाहिर करते हैं। निस्बत तनासब 2/7 तनासब x निस्बत 49। अब इसका फार्मूला ये है कि तरफैन का हासिल ज़रब वस्तैन का हासिल ज़रब। वस्तैन सेंटर वाली दरमियान वाली वैल्यूज और जो तरफैन है वो बाहर वाली वैल्यूज होंगी। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी। वस्तैन ये 7 ज़रब x होगा, 2 ज़रब 49। तो x की क्योंकि हम कीमत मालूम कर रहे हैं, सेम यही फार्मूला होगा। अगर दूसरी तरफ जो भी वैल्यू ज़रब की होगी दूसरी तरफ तकसीम होगी, ऑपोजिट साइन होगा, ज़रब होगी तो तकसीम होगी। तो यहाँ पे 7 जब इस तरफ ज़रब खा रहा है, इसका मतलब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड होगा, तकसीम होगा। अब इसको आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में अगर कटिंग हो रही है 49 की 7 के साथ हो सकती है, 7 बार 49, 2 ज़रब 7 बच रहा है। सिंप्लीफिकेशन में यह है कि जो भी अलामत आ रही है इसको हल करते जाएं। तो यहाँ पे ज़रब 2 ज़रब 7 है, 2 को 7 से ज़रब देंगे तो 14 होगा जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। x बराबर 14 इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी 3 से 4 क्वेश्चंस हैं सेम वही मेथड होगा। आप एक सवाल को सीखने के बाद बाकी सवालों को हल करने के काबिल हो जाते हैं अगर आप पहले सवाल को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये जो भी हल किया जाएगा सेम एक जैसे ही है, ठीक है। सिर्फ सवाल के पूछने का एक अंदाज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सोल्यूशन या इसका जो मेथड है वो एक जैसा ही है। इसमें क्या करेंगे कि जो नंबर मिसिंग है फ़र्ज़ किया जाएगा, यानी इसको फ़र्ज़ करेंगे नाम दिया जा रहा है x। सवाल की शर्त के मुताबिक तनासब लिखने का मेथड जो कि पहले सवाल में आप एक तरह से देख चुके हैं, सेम वैसे लिखना होगा। फर्स्ट जो वैल्यू दी होगी निस्बत दूसरी, तनासब तीसरी, और ये फोर्थ जो आपका अननाउन है, नामालूम है, यानी इसको आपने मालूम करना है। तो इसको नाम दे दिया जाएगा x। तो फार्मूले के मुताबिक तरफैन का हासिल ज़रब वस्तैन का हासिल ज़रब, यानी बाहर वाली वैल्यू ज़रब खाएंगे आपस में और दरमियान वाली। तरफैन में आ जाता है 1x, दूसरी तरफ वस्तैन का 3 ज़रब 4। तो हम x की वैल्यू लिख रहे हैं, तो x बराबर 3 ज़रब 4 1 बटे में चला जाएगा। तो एक तरह से 1 से एक तरह से डिवाइड होने के बाद आंसर यही वैल्यूज आएंगी। ज़रब है 3 को 4 से ज़रब दे दे, 3 4 12 और 1 पर डिवाइड कर देंगे तो आंसर फिर भी आपका क्या आएगा, 12 आएगा, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा।
यानी जो फोर्थ जो रुकन मिसिंग है वो आपका 12 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए 4 और 9 का वस्ती तनासब मालूम कीजिए, यानी एक तरह से ये भी फोर्थ बनता है। जो नामालूम है वो आप फर्ज करेंगे x, और सवाल की शर्त के मुताबिक जब इसका वस्ती तनासब मालूम करना होगा तो ये जो आपको रुकन मालूम नहीं है जो कि फर्ज किया गया उसी को आप 2 दफ़ा लिखते हैं फार्मूले में। यानी एक तरह से सोल्यूशन इसी तरह हल जब आपको मालूम होगा यानी इसको आप 2 दफ़ा लिखेंगे तो बाकी सारा मेथड वही होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नंबर्स दिए हुए हैं 4 और 9, इसका आपने वस्ती तनासब मालूम करना है, यानी ये जो सेंटर में है ये आपने मालूम करना है, जिसको आप फर्ज करेंगे x के बराबर। तो x यहाँ पे लिख देंगे। मेथड आपका सेम वही है कि वस्तायन तरफैन है, ये आपकी तरफैन, ये आपकी वस्तायन। x ज़रब x होगा, 4 ज़रब 9 होगा। x की एक पावर और एक पावर जमा होने के बाद x की पावर 2 हो जाएगी। 9 4 ज़ार 36। तो यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू मालूम करना होगी, लेकिन यहाँ पे स्केयर आ रहा है, स्केयर को ख़त्म करेंगे। इसके लिए आप तरफैन का जज़र लेंगे, या आप लिख देंगे तरफैन का जज़र लेने से, ठीक है। तो यहाँ पे 36 को आप कर सकते हैं 6 पे, 6 बार 36 और 6 एक बार 6। तो यहाँ पे 6 × 6 होगा। x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा, x बच रहा है, या अभी भी इसके लिखते हैं इसके 1 पावर जमा होने के बाद 2 हो जाएगी। स्केयर रूट है, x के ऊपर भी स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट और स्केयर जो है वो एक साथ नहीं रह सकते, ये आपस में कट हो जाते हैं, तो ये वैल्यूज कट हो जाएंगी। तो बाकी आपके पास आंसर बचता है x बराबर 6, जो कि इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन 10 तक है सेम यही मेथड है सबका। आपको सिर्फ जो अबारत दी गई है, जो स्टेटमेंट है, उसको समझना होता है कि उसमें क्या चीज़ें गिवन है, क्या चीज़ नहीं दी गई है, उसी के मुताबिक आपने समझते हुए ये फार्मूले से पहले ये थोड़ी सी चीज़ें लिखना होती हैं जो कि सिचुएशन समझने के बाद लिखी जाती हैं। यानी अबारत में जो चीज़ें बयान की गई हैं उनको समझते हुए इसको लिखना पड़ता है। ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही होगा। तो यहाँ पे अगर एक दिन में 6 सिलाई मशीनों पर 150 शर्ट्स की सिलाई की जा सकती है, तो बताइए एक दिन में 250 शर्ट्स लेने के लिए कितनी मशीनों की ज़रूरत होगी। यानी ये स्टेटमेंट आपने इसकी स्टेटमेंट को समझना होता है ये लिखने के लिए। फर्ज किया जो चीज़ ना मालूम होगी या जो चीज़ मालूम करना होगी, क्या ये चीज़ आप मालूम करें। जैसे कि यहाँ पे बताइए एक दिन में 225 शर्ट के लिए कितनी मशीनें चाहिए होंगी, तो इसका मतलब मशीनों के लिए आप x फर्ज किया जाएगा जो कि मालूम नहीं है, इसको मालूम करना है। अब ये लिखने के लिए भी आपको स्टेटमेंट को समझना होता है कि एक दिन में 6 सिलाई मशीनें, यानी मशीनों की तादाद यहाँ पे लिखी जाएगी 6 और x है जो कि मालूम नहीं है। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ दी गई होगी या पूछी गई होगी, यहाँ पे मशीनों का जिक्र है और साथ में शर्ट का जिक्र है, ठीक है, 2 चीज़ों का जिक्र है। इसी तरह बाकी सवालों में भी जिस चीज़ का जिक्र होगा वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे और साथ में उनकी जो वैल्यूज़ दी होंगी वो आपने लिखनी होंगी। तो यहाँ पे मशीन जो है वो 6 है और दूसरी मालूम करनी है कि वो कितनी होंगी। नेक्स्ट है कि जो 6 मशीनें हैं उससे जो शर्ट्स बन रही हैं वो 150 है। इसी तरह जो हमें मालूम नहीं है कि वो कितनी तादाद में होंगी जिनसे हम 250 जो है वो शर्ट्स जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताना है कि ये कितनी मशीनें होंगी कि हम उससे 225 बना सकें। तो यहाँ पे आप ये एरो बनाना भी एक इसी स्टेटमेंट को समझने के बाद बनाया जाता है कि एरो जो है वो अप होगा या फिर एरो डाउन होगा। यानी इससे मुराद ये है कि आपकी जो भी चीज़ मालूम कर रहे हैं या मालूम है उनकी तादाद बढ़ेगी या कम होगी। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को समझा जाए तो यहाँ पे पहले 6 मशीनें थी, तो
अब क्योंकि शर्ट की तादाद बढ़ चुकी है तो इसका मतलब मशीनों की भी तादाद यहाँ पे बढ़ेगी, तो इसलिए एरो इसका ऊपर की तरफ को बनेगा, अप बनेगा, ठीक है। यानी ये तादाद में बढ़ रही है। और जो कि गिवन है शर्ट्स में, जो कि नंबर से ही जाहिर है कि पहले नंबर 150 था, दूसरा जो नंबर है वो 225 है, यानी तादाद जो है वो बढ़ चुकी है, तो इससे इसका भी एरो जो है वो अप होगा, यानी ये चीज़ जो है वो बढ़ेगी। तो ये एरो समटाइम कुछ चीज़ों में या कुछ सवालों में ये डाउन भी बन सकता है, यानी कुछ में ये सकता है कि मशीनों की तादाद भी कम होगी तो ये शर्ट्स की तादाद भी कम होगी, यानी मशीनें कम होंगी तो सारी बात शर्ट्स भी कम बनेंगी, तो इसका एरो डाउन होगा, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसी भी होगी कि एक एरो अप होगा और एक एरो डाउन होगा, यानी एक चीज़ बढ़ रही होगी तो दूसरी कम होगी, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन भी होगी जो कि सवाल के अंदर आपको नेक्स्ट मिल जाएंगे। तो एरो को नेक्स्ट इस्तेमाल करना होता है सोल्यूशन के दौरान, यानी यही एरो जो है वो आपको बताता है कि आपने सवाल का सोल्यूशन जो है वो कैसे स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है एरो के मुताबिक आपने लिखना होता है। अब एरो का जो मुंह है जिस तरफ होगा उसी के हिसाब से आपने वैल्यूज को लिखना है, यानी अगर एरो अप है तो इसका मतलब नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, यानी x/6 आएगा। और इसी तरह ये है 225/150 आएगा, यानी ये एरो जो है वो आपकी डायरेक्शन को जाहिर करता है, यानी वैल्यूज की डायरेक्शन को जाहिर करता है। यानी x है तो इसका मतलब जो फर्ज करें यहाँ पे 6 भी होता तो x की जगह अगर 6 होता तो इसका मतलब यहाँ पे 6 आ जाता, डिपेंड करता है सवाल की सिचुएशन पे। तो यहाँ जो वैल्यू होगी नीचे एरो के इस तरफ जो वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, ठीक है, और नेक्स्ट ये नीचे चली जाएगी। इसी तरह यहाँ है, अगर ये फर्ज करें डाउन एरो होता तो फिर आना था 6/x, 6/x आना था। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर, एरो के मुताबिक आपने ये लिखना होता है। ऑलमोस्ट आपके सारे सवाल इसी तरह होंगे, तो एक दफ़े अगर मेथड सीखते हैं तो आपको ये चीज़, एक ही दफ़ा अगर आप मेथड सीखते हैं तो आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो ये एरो के मुताबिक ये लिखना होता है। एक्स की हम क्योंकि वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो एक्स के साथ जो वैल्यूज़ होती हैं वो दूसरी तरफ चली जाती हैं। एक्स बराबर है 250/6, ये इस तरफ बटे में दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा 150। फिर 150 को आप कट करेंगे, 225/6/150 है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे आप बेशक 250 को ज़रब दे दें और 150 पर इसको डिवाइड कर दें, या फिर इस तरह कर सकते हैं 6 1 बार 6, 6 2 12, 3 6 5 30, 25 आ गया। 25 को 25 एक बार 25, ठीक है, और 25 9 बार 225 होता है। तो x की वैल्यू जो है वो 9 है, यानी इसका आंसर जो है वो 9 आता है। यानी मशीनों की तादाद कितनी होगी? 9, यानी 9 मशीनें होंगी तो आपके पास 200, यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। यानी इस तरह ये आपको पता चल गया होगा ये तादाद जो है वो बढ़ती है, जो कि एरो को भी जाहिर करती है कि ये वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। और ऑलमोस्ट आपके सारे सवाल इसी तरह होंगे जो आपके छोड़े जा रहे हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।